हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए आधुनिक भारत की अगली वीडियो। जो सीरीज हमारी चल रही है उसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो आपको हर सब्जेक्ट की यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बात हमारी चल रही थी, गांधी जी से बात हमारी चल रही थी। और गांधी जी की जो बात हमारी थी, गांधी जी हमारे कब आ गए थे? 1915 में। अब 1915 में जैसे ही आएंगे तो आने के बाद स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद में जब ये शुरू करेंगे तो उसके बाद में चंपारण देखने को मिलेगा हमें 1917 में, क्योंकि 16 में तो ये शांत रहेंगे, 16 में कुछ देखने को मिलेगा नहीं। 17 में चंपारण देखने को मिलेगा, फिर अहमदाबाद मेला आंदोलन देखने को मिलेगा, उसके बाद में फिर हम देखेंगे खेड़ा आंदोलन देखेंगे। खेड़ा आंदोलन के बाद में एक एक्ट आ जाएगा जिसका नाम होगा रोल एक्ट। ये सबसे कड़ा कानून था। और इसी के चलते एक नरसंहार होगा, जलियांवाला। तो ये सबसे दुखद घटना है पूरे भारत की। सबसे ज्यादा विवादित घटना है जलियांवाला बाग कांड। अब ये घटना जो हुई थी, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो इसी के चलते अब इसमें आगे हमें देखने को मिलेगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम में हम देखते हैं कि क्या है, कि भारत शासन अधिनियम में देखा जाए तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू जो अगर देखा जाए तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, ये मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी अगस्त 1917 में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगस्त, एक तो बात आती है अगस्त घोषणा, और एक बात आती है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त घोषणा कब लेके आई गई थी? अगस्त घोषणा लाई गई थी 1917 में, और जबकि अगस्त प्रस्ताव कब लेके आया गया था? 1940 में। इसको लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, और इसको कौन लेके आए हैं? मॉन्टेग्यू। तो ये हमने घोषणा देखी थी जिसमें बात हुई थी उत्तरदायी सरकार की। अब यहाँ पर मॉन्टेग्यू जो है वो क्या है? हमारे भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड हैं, तो चेम्सफोर्ड हमें देखने को मिलेंगे वायसराय। और ये वायसराय जो थे, ये हमें होम रूल लीग आंदोलन था उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, तो इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। और इससे पहले एक और आया था अधिनियम हमारा, 1909 वाला। तो 1909 में अगर देखा जाए तो मार्ले मिंटो था, जिसमें जॉन मार्ले सचिव थे और मिंटो क्या थे? वायसराय। और उसमें बात करी गई थी पृथक निर्वाचक मंडल की। तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था। अब 1919 के प्रावधान देखे जाएं तो प्रावधान क्या थे? प्रांतों में द्वैध शासन। तो ड्यूअल गवर्नेंस की बात अगर करी जाए तो ड्यूअल गवर्नेंस यानी द्वैध शासन हमें देखने को मिलता है 1765 में बंगाल में। और इसके जो जनक माने जाते हैं द्वैध शासन के, वो माने जाते हैं लियो कार्टिस के। तो अब जो प्रांतों में द्वैध शासन है, तो द्वैध शासन किस तरह से होगा? दो कार्यकारिणी सभाएं बनेंगी, एक पहली और एक दूसरी। एक तरफ होगा गवर्नर, दूसरी तरफ भी गवर्नर होगा। लेकिन यहाँ पर होगा सरकारी पार्षद, मतलब जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी होंगे वो बात करेंगे, जितने भी हमारे अंग्रेज अधिकारी होंगे। और इधर अगर बात होगी तो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि आएंगे, तो जनता द्वारा जो मंत्री बनाए जाएंगे, वो मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। तो द्वैध शासन में एक तरफ तो चलेंगे अंग्रेज, और दूसरी तरफ कौन चलेगा? भारतीय। तो भारतीय यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, एक तरफ अंग्रेज देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ भारतीय। तो भारतीय भारतीयों के लिए बात करेंगे, लेकिन उनपे जो कानून पे मोहर लगाएंगे वो कौन लगाएंगे? अंग्रेज। केंद्र में द्विसदनात्मक सदन, तो दो सदन लगेंगे, यानी एक अंग्रेजों वाला और एक किसका? भारतीयों वाला। दूसरी बात, सिखों एवं एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इससे पहले अगर किसी को मिला है तो वो किसको मिला है? वो मिला है मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग कब बनी है दोस्तों? 1906 में बनी थी। तो 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, तो इनकी जो डिमांड थी वो 1909 में मार्ले मिंटो ने पूरी भी कर दी थी। अब इनके बाद अगर किसी को मिला है तो नाम आता है सिखों का, और बात आती है एंग्लो इंडियन की। और एंग्लो इंडियन अगर देखा जाए वर्तमान में, तो हमारा आर्टिकल 331 और 333 के थ्रू देखने को मिलता है आज के संविधान में। लेकिन अभी यह समाप्त हो गया है फिलहाल वर्तमान में, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 331 और 333 जो है वो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। लोकसभा में हमारे दो होते हैं, और बात आती है विधानसभा में एक होता है। तो ये प्रावधान है।
और अगर देखा जाए इसी में क्या प्रावधान है हमारे 1919 में, विधायकों को, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, ये विधायक होंगे, इन विधायकों को कुछ अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे कि विशेषकर बजट मामलों में। बजट यानी कि अगर भारत के लिए बजट बनता है तो उस बजट मामले पे कहीं ना कहीं ये बहस कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये लोग पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। जैसे अगर आपको कोई डाउट है तो आप रिवीजन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको कोई भी डाउट आता है। अब कोई भी डाउट है तो अगर आपने आज स्टडी करी तो आप घर जाके पढ़ेंगे और उसका डाउट लेके कल को आएंगे। अब डाउट अगर आपका हैंड टू हैंड क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो डाउट आप घर से सोच के भी नहीं आए और अगर वो डाउट आपको तुरंत मन में आता है तो उस डाउट को हम पूरक प्रश्न कहते हैं। तो मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो यहाँ पर विधायकों को ये शक्ति तो दी गई कि वो बजट मामलों पर बहस कर सकें, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब बात आती है खिलाफत आंदोलन की। अब खिलाफत आंदोलन की अगर बात आती है तो यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है, हर धर्म में एक धर्मगुरु होता है। हर धर्म का अगर देखा जाए क्या होगा, एक धर्मगुरु। अब हर धर्म का एक धर्मगुरु होगा तो यहाँ मुस्लिम धर्म का भी होगा। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, मुस्लिम धर्म में वैसे ही होते हैं खलीफा। और अगर बात करें, सिखों में गुरु होते हैं, बौद्धों में दलाई लामा होते हैं, और महावीर जैसे अगर देखा जाए जैनियों में अगर बात करी जाए तो वहां पर तीर्थकर होते हैं, और ईसाइयों में पोप होते हैं। तो सबके धर्मगुरु अलग अलग हैं। यहाँ हमारी बात चल रही है मुस्लिम धर्म की। तो मुस्लिम धर्म में जो सर्वोच्च है वो कौन है, खलीफा। अब खलीफा जो थे वो कहीं ना कहीं वो किसके खिलाफ थे, अंग्रेजों के। क्योंकि इस समय अगर 1919 का टाइम है तो हमने देखा था 1914 से लेके 1918 के आसपास जो हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर में जो खलीफा है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। तो इन खलीफा के सपोर्ट के लिए 1919 में अली बंधु हैं, एक तो मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं कहाँ के हैं, रामपुर के हैं। तो रामपुर हमारा यूपी। तो इसकी बात चल रही है, रामपुर के हैं। तो अब इन दोनों ने खलीफा के समर्थन में इसकी शुरुआत की कि अब भाई खलीफा को बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि खलीफा कहीं ना कहीं किससे लड़ रहा है, अंग्रेजों से यानी ब्रिटिश से लड़ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने बचा के रखी। अब रामपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये अगर बात करी जाए पूरे भारत में गांधी समाधि कहीं है तो सिर्फ दो जगह है। अगर बात आती है, एक तो दिल्ली के राजकोट, और दूसरी गांधी समाधि अगर कहीं है तो वो कहाँ पर है, रामपुर में। इसीलिए रामपुर बहुत फेमस है। और रामपुर में ही अगर बात करी जाए, रामपुर के थे मोहम्मद अली और शौकत अली। अब अली बंधु, अली बंधु में दोनों नाम आएंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना आजाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हकीम अजमल खां, ये भी रामपुर के, ये सभी रामपुर के हैं। तथा हसरत मोहानी, इन सभी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, उसका नाम था खिलाफत कमेटी। इन सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी, जिसका काम था खलीफा का सपोर्ट करना। 1919 में ही दिल्ली में खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की है, गांधी जी ने। अब गांधी जी ने क्या सोचा कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है अवसर एक हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने का सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि लड़ाई किसकी है, हिंदू और मुस्लिम की। और किन से है, इनकी लड़ाई है अंग्रेजों से। अब मुस्लिम समाज ने अगर आंदोलन शुरू करा है तो हिंदू समाज अगर इनकी मदद करेगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज की मदद करेगा। तो इसी बात के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी कि कहीं ना कहीं हम इनका साथ दें तो ये हमारा साथ भी देंगे। तो इसी के चलते अब इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इसी के चलते 1920 में खिलाफत कमेटी का एक इलाहाबाद सम्मेलन होगा, इलाहाबाद अधिवेशन होगा खिलाफत कमेटी का, जिसमें गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया जाएगा। और इसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसको चुना जाएगा, गांधी जी को चुना जाएगा। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू भी कर सकते हैं और उसी के लिए उसे क्या चुना गया है, नेता भी चुना गया है कि आप ही इसका नेतृत्व करोगे पूरे भारत में। तो खिलाफत आंदोलन बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज से भी जुड़ा हुआ था, और अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ था, अंग्रेजों से यानी ब्रिटिश लोगों से जुड़ा हुआ था। तो इसी के चलते अब ये आंदोलन देखा जाए कब समाप्त हुआ, तो ये आंदोलन 1924 में समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब जब खलीफा का पद ही नहीं बचा तो फिर खलीफा के लिए क्या सपोर्ट करना, जब खलीफा ही नहीं है तो उसके लिए सपोर्ट करने की बात ही खत्म हो गई। तो इसीलिए ये जो आंदोलन शुरू हुआ था 1919 के आसपास, तो इसी चक्कर में
ये आंदोलन भी क्या हो गया, अब 1924 में समाप्त हो गया। क्योंकि यहाँ पर जब इन्होंने ये शुरू करा 1919 में, सबने अपनी अपनी कमेटी भी बनाई, गांधी जी को भी बुलाया, लेकिन फिर जब पद ही समाप्त हो गया तो फिर खलीफा के लिए समर्थन देना भी बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन को स्वतंत्रता से जोड़ने के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं स्वतंत्रता की, वो कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, वो हमारी देश की लड़ाई है। तो अब ये जो आंदोलन था, ये एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि ये धर्म को लेकर सभी लोग जुड़ रहे थे। इसी वजह से जिन्ना नहीं चाहते थे कि इसे स्वतंत्रता के साथ जोड़ा जाए। तो ये जिन्ना इसके सपोर्ट नहीं करते थे खिलाफत आंदोलन। बाकी हर जगह जिन्ना सपोर्ट करेंगे, लेकिन खिलाफत आंदोलन में इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब इसी आंदोलन में हमें परमिशन किसकी मिल गई है? असहयोग आंदोलन की। तो अब शुरू होगा हमारा असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन हमें देखने को मिलेगा 1920 से लेकर 1922 तक। अब ये आंदोलन अगर देखा जाए तो कब शुरू हुआ? अब इस पिक्चर में से आपको दिख रहा होगा कि मतलब सब लोग अलग जा रहे हैं और गांधी जी अलग है। अब असहयोग आंदोलन में एक घटना हुई थी, अभी हमारी बात होगी चौरी चौरा घटना, तो उस वजह से दिक्कत होगी, सब लोग एक तरफ और गांधी जी एक तरफ। अब असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1 अगस्त 1920 को हुई। तो औपचारिक रूप से ये शुरू हो गया था 1 अगस्त 1920 को। लेकिन जो इसका प्रस्ताव था वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ। तो आंदोलन पहले ही शुरू हो गया है, अगस्त में शुरू हो गया, लेकिन इसका जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ है? सितंबर में पारित हुआ है। तो इसके बाद में फिर कांग्रेस ने भी इसे क्या मान लिया? औपचारिक रूप से मान लिया कि चलो ठीक है, अब आंदोलन को चलाओ। तो औपचारिक रूप से कांग्रेस ने मान लिया। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में नारा दिया था, 1 साल के अंदर अंदर क्या प्राप्त करना है? स्वराज प्राप्त करना है। जैसे स्वराज प्राप्ति की बात आई थी तो तिलक ने हमें एक नारा दिया था, और तिलक ने जो नारा दिया था वो होम रूल लीग में दिया था, ये स्वतंत्रता मेरा या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, जो हमारा 1916 में चल रहा था होम रूल लीग। तो वहां तिलक ने ये बात कही थी, वहां भी स्वराज की बात की थी, और यहाँ भी स्वराज की बात कर रहे हैं। यहाँ कौन कर रहे हैं? गांधी जी। और इनका टारगेट है 1 साल के अंदर अंदर स्वराज प्राप्ति करनी ही करनी है। लेकिन अब सबसे बड़ी घटना यहाँ पर क्या हुई कि आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ अगस्त में, तो अगस्त के पहले ही फर्स्ट वीक के आसपास ही जो तिलक थे, तिलक की मृत्यु हो गई। अब जब तिलक की मृत्यु हो गई तो इसका असर आंदोलन के ऊपर भी पड़ेगा। भाई जो आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता ही चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी पड़ेगा। और साथ ही साथ भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के ऊपर भी अगर देखा जाए तो इन सभी को क्या लगा? एक गहरा झटका लगा। ये शुरुआती दिनों में ही तिलक की मृत्यु हो गई थी, और तिलक अगर देखा जाए बहुत ही माने हुए नेता थे, क्योंकि इन्होंने ही अगर बात करी जाए तो इन्होंने बात करी थी किसकी? स्वराज की। और अगर बात आती है तो इन्होंने ही बात करी थी मौखिक रूप से संविधान सभा की। और इन्होंने ही 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करी, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी। और ये गरम दल में भी बहुत ही प्रमुख नेता थे, लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने। इन्हें 6 साल के लिए जेल भी हुई थी, मांडले जेल भेजा था, और वहां गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी थी, होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू करा था। तो बहुत सारी चीजें थी, मतलब तिलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। उस वजह से जब तिलक की मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सभी को क्या लगा? एक झटका लगा, और उससे सभी क्या हो गए? प्रभावित हो गए। तो इस बात पर गांधी जी ने कहा कि मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया है, आने वाली असंख्य पीढ़ियां भी उन्हें भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे। तो गांधी जी उनका बहुत सपोर्टिव थे गांधी जी के, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया है। अब जैसे ही तिलक की मृत्यु हुई तो तिलक की याद में कुछ काम शुरू किया गया कि तिलक की स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। भाई, आंदोलन अगर चलाना है तो चाहिए पैसे, और पैसे चाहिए तो कहीं ना कहीं उसके लिए बना दिया गया तिलक स्वराज फंड। क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु को हमने नेगेटिव ना लेकर हमने किस में ले लिया? पॉजिटिव तरीके से ले गया, क्योंकि इनसे अगर किसी की मृत्यु हुई तो उनसे हमें क्या मिलेगी? जनता द्वारा सहानुभूति। तो जो सहानुभूति मिलेगी, तो इसी चक्कर में यहाँ पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, और सभी ने उसमें क्या किया? फंड देना शुरू करा। उससे पैसे आएंगे, और पैसे आने के बाद में आंदोलन सुचारू रूप से चल जाएगा। अब इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र,
भाई असहयोग आंदोलन है, और असहयोग किसका करना है? अंग्रेजों का करना है। और कैसे करना है? उनका सामान लौटा के उन्हें। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, कि विदेशी सामान भी जला दिया और वस्त्र भी जला दिए। तो इस बात पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये तो बेकार में ही आप बर्बाद कर रहे हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी है, कि मतलब ये बिल्कुल आप बेकार ही काम कर रहे हो। आप अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो। अगर कपड़े हैं आपके पास में उनके, तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे खराब कर रहे हो। तो ये एक निष्ठुर बर्बादी है, इसका कोई रोल नहीं है। इसी आंदोलन के दौरान जो गांधी जी को एक उपाधि मिली थी, केसरे हिंद की। और ये केसरे और हिंद की उपाधि जो मिली थी, कब मिली थी? 1915 में। 1915 में क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता करी थी। और ये उपाधि अगर देखा जाए गांधी जी के अलावा किसी को मिली थी, तो 1877 में लेटिन के समय किसको मिली थी? विक्टोरिया को। तो ये याद रखना है, 1877 में लेटिन के समय विक्टोरिया को, और 1915 में गांधी जी को। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो इस समय गांधी जी ने ये जो उपाधि थी, ये उपाधि क्या है? वापस कर दी, कि हमें अंग्रेजों की उपाधि नहीं चाहिए, आप अपनी उपाधि वापस ले लो। और साथ ही जमनालाल बजाज जो थे, उन्होंने भी राय बहादुर की जो उनके पास उपाधि थी, उन्होंने भी क्या कर दी? वापस कर दी। अब जब आंदोलन बहुत ही प्रबल हो गया, तो 1921 में जो भारत के वायसराय बने, वो बने लॉर्ड रेडिंग। अब लॉर्ड रेडिंग बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन को कम करने के लिए क्या चलाएंगे? दमन चक्र। तो दमन चक्र को बढ़ाया जाएगा, और जितने भी प्रमुख नेता थे उन सबको कहां पर? जेल में बंद कर दिया जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में सिखों का अकाली आंदोलन इन्होंने भी शुरू कर दिया पंजाब में। असम में चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। तो हर जगह जगह पर देखा जाए, तो सभी जगह अलग अलग मूवमेंट होने शुरू हो गए। और इसी समय विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल एक इंग्लैंड के ही व्यक्ति थे, तो उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर बताया। क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनते थे, तो इसीलिए ने बोला अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही, इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये क्या करवा रहे हैं? अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध उत्पन्न करवा रहे हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, विंस्टन चर्चिल का नाम। अब इसी समय गांधी जी ने एक घोषणा की 1 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने कहा कि जब सारे वो कैदी, मतलब सभी को जेल भेज दिया गया, तो उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस से सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं किया गया, तो वे बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। मतलब क्योंकि प्रेस, सरकार, अगर कोई भी भारतीयों को दिक्कत है तो वो किससे कहेगा? अखबार से। अखबार किसके पास पहुंचाएगी? जनता के। तो प्रेस पे भी लगा रखा था सरकार ने प्रतिबंध, और साथ ही सभी प्रमुख नेताओं को कहा जेल भेज दिया था। तो इसीलिए सभी राजनीतिक बंदियों की बात जो थी, सभी कहाँ थे? जेल में थे। तो अब गांधी जी ने जब ये घोषणा की, तो उस साथ ही ये भी कह दिया, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन अब इस समय भी ये घटना हो गई, कौन सी? चौरी चौरा घटना। अब जब चौरी चौरा घटना हो गई, तो इसीलिए मजबूरी में फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो अब चौरी चौरा घटना देखते हैं कि ये घटना क्या थी। चौरी चौरा घटना 1922। तो ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और ये कब घटित हुई है? 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत, ये यूपी की बात चल रही है, यूपी उत्तर प्रदेश की। यूपी यानी संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोलियां चलाई जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। मतलब उस समय खिलाफत आंदोलन का भी जुलूस निकाला जा रहा था, क्योंकि 1924 में खत्म होगा। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट कर रही थी, तो ये लोग अपना अपना जुलूस निकाल रहे थे। और अंग्रेजों ने इन पे जबरदस्ती क्या चला दी? गोलियां। तो उससे जब गोलियां चलाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी। और भड़क गई तो उन्होंने थाने में लगा दी आग, जिसमें थानेदार और हवलदारों की क्या हो गई? मृत्यु। बढ़ती हिंसक गतिविधियां, जैसी जैसे हिंसक गतिविधियां, क्योंकि भाई मारकाट होनी शुरू हो गई, तो गतिविधियां कैसी हो गई? हिंसक। तो हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी उस समय बारदोली में थे, और बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में। और यहीं से इन्होंने, गांधी जी ने बारदोली से ही कह दिया, भाई हम क्या है, असहयोग आंदोलन को बंद कर देंगे, क्यों? हम नहीं चाहते देश में कहीं पर भी हिंसा बढ़े। क्योंकि गांधी जी किसकी बात करते थे? गांधी जी बात करते थे अहिंसा की।
अब जब हिंसा बढ़ने लगी तो उन्होंने कह दिया आंदोलन बंद कर दो। तो हम अगर देखा जाए हर जगह नहीं चाहते कि हिंसा बढ़े, और इन्होंने ये जो घोषणा करी है गुजरात के बारडोली से, और कब करी, 12 फरवरी 1922 को। यानी जो आंदोलन हमारा शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उस आंदोलन को बंद कर दिया गया कब, 12 फरवरी 1922 को। अब इसकी वजह से क्या होगा, गांधी जी ने जब यह असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तो अब इसे समाप्त करने की घोषणा 1922 में जब इन्होंने करी, तो 1922 में ही दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ जहां पर डॉक्टर मुंजे थे। तो मुंजे ने इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद रखना है कि गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कौन लेके आया था, तो डॉक्टर मुंजे लेके आए थे निंदा प्रस्ताव। और जितने भी उस समय के बड़े बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, यानी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नेता जितने भी बड़े बड़े नेता थे, तो सभी ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है तो आपको इसे बंद करने की जरूरत क्या है। अगर दिक्कत किसी एक जगह की है तो आप पूरे भारत को सजा क्यों दे रहे हो, पूरे भारत में ही सजा मिल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बात आती है, तो सभी ने गांधी जी की क्या करी, बुराई करी। इसीलिए जो अभी हमने पीछे फोटो देखा था, जिसमें हमने देखा था गांधी जी एक तरफ है और बाकी सभी क्या है, एक तरफ है। तो गांधी इसीलिए अकेले रह गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये अकेले इसलिए हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया, और सभी क्या हो गए, इनसे खफा हो गए कि भाई पूरे देश में चल रहा है तो एक जगह के चक्कर में आपने पूरे देश का आंदोलन क्यों बर्बाद किया। तो यहीं पर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं अपने अपने अलग अलग। तो कुछ प्रमुख कथन है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, एक ऐसे समय जब आंदोलन चरम पर था, पूरे भारत में फैला हुआ है, इसे वापस लिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भारत क्या हो जाता, आजाद हो जाता। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये वाली बात कही थी। मोतीलाल नेहरू ने भी कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई अपराध किया गया हो, यानी बात चल रही हमारी किसकी, इस कोने की, कन्याकुमारी तमिलनाडु की, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो हिमालय यानी इधर कहीं बात आती है हिमालय की, तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जाए। सही बात है कि भाई कहीं पर अपराध यहाँ हो रहा है और हम सजा दे रहे हैं इधर कहीं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कन्याकुमारी किसी गांव में अपराध किया हो तो उसकी सजा हिमालय को क्यों दी जाए, या हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जाए। लाला लाजपत राय, इनकी भी एक स्टेटमेंट है, इन्होंने भी कहा किसी एक स्थान के पाप के लिए सारे देश को दंडित करना कहाँ तक संभव है। भाई पाप अगर कहीं हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, यूपी के गोरखपुर में। और अगर देखा जाए तो ये जो आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में चल रहा है, तो सारे देश को दंड देने की जरूरत क्या है। आपको आंदोलन बंद करना था तो गोरखपुर में बंद करवा देते, लेकिन पूरे देश में बंद करने की जरूरत क्या थी। तो इसीलिए गांधी जी यहाँ पर क्या हो गए थे, थोड़े विवादित हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं समाज की चिंता छोड़कर, वैसे अगर देखा जाए तो ये सोचा इन्होंने समाज के लिए ही था, लेकिन थोड़ा सा देश विरोधी बात यहाँ पर हो गई थी, तो इस वजह से सबने क्या करा, इनका विरोध करा कि एक जगह के चक्कर में सभी जगह को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।